एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा कॉमर्स पेपर 2 की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके अंदर आज का टॉपिक है प्रोविज़न ऑन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने, या मैं कहूँ कि हम सभी ने 12th से ही हमें पढ़ते आ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंदर प्रोविज़न होते हैं कुछ पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस जब होती है पार्टनरशिप डीड, तो उस केस में कौन कौन से प्रोविज़न जो है वो लागू होते हैं। मैं इस टॉपिक को लेकर के आई हूँ ताकि हम उसकी एक अच्छी खासी रिवीजन कर सकें और जो क्वेश्चन पूछा गया है 2020 के अंदर नेट एग्ज़ाम के अंदर, उसका एक थोड़ा सा अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मैं आप सभी को जो है वो दे पाऊँ। बात करते हैं, टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। हम सभी को पता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कि डिफाइन करता है कि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर किसी भी फर्म के अंदर, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर किसी भी प्रॉफिट या लॉस को एक आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ज़रूरी नहीं है ये एग्रीमेंट आपका रिटर्न हो या आपका ऑरल भी हो सकता है, ऑरल और रिटर्न दोनों में होता है एग्रीमेंट। ये सेक्शन 4 के अंदर एक्ट 1932 है। पार्टनरशिप एक्ट जो होती है ना, उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, क्योंकि हम सभी ने क्या पढ़ा है, हम सभी ने पढ़ा है कि कंपनी के अंदर जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें क्या है कि हर एक जो कंपनी होती है उसकी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब कि कंपनी और कंपनी के जो ऑनर हैं उनको अलग अलग माना जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 फर्म की कोई भी, आप हम बोल सकते हैं पार्टनरशिप फर्म की कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। कुछ की फीचर्स होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होने चाहिए पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। एग्रीमेंट आपका ज़रूरी नहीं है रिटर्न में हो, या आपका ऑरल भी जो है वो हो सकता है। ठीक है। बिजनेस जो है, अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर मिलके भी कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है एक सिंगल पर्सन भी जो है वो, एक सिंगल एंटिटी या सिंगल पर्सन भी जो है वो पार्टनरशिप, पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म को चला सकता है। ठीक है। ये क्या है, एक म्यूचुअल एजेंसी है। शेयरिंग की जाती है प्रॉफिट के अंदर। ज़रूरी नहीं है खाली प्रॉफिट के अंदर शेयरिंग की जाए, लॉस के अंदर भी आपकी शेयरिंग की जाती है, लेकिन लॉस जो वर्ड है वो इम्प्लाइड होता है। ठीक है। लाइबिलिटी जो होती है पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की, वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है, कल को अगर मान लीजिए आप किसी तरह की कोई भी पेमेंट अगर नहीं कर पाते हैं, या आपका जो पैसा वैसा डूब जाता है, आपकी पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी कोई भी ऐसी परेशानी आ जाती है, तो आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी जो पर्सनल एसेट्स हैं वो तक बेच दी जा सकती हैं। टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्या होगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कहता है, कहा जाता है कि अगर पार्टनरशिप डीड, हम सभी जानते हैं पार्टनरशिप डीड होती क्या है। पार्टनरशिप डीड होती है कि जिसके अंदर कंपनी के जिसके अंदर सारे फर्म के जो है सारे के सारे रूल्स, सारे के सारे रेगुलेशंस, क्या फर्म करेगी, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, क्या क्या इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में क्या प्रोविजन होंगे, क्या ड्राइंग के केस में होंगे, क्या कैपिटल के केस में होंगे। ठीक है। फर्म का रजिस्ट्रेशन क्या कहाँ होगा, कहाँ पर होगा, कैसे होगा। ठीक है। सारी चीज़ें, मतलब कि एक पूरी की पूरी पार्टनरशिप के बारे में सारी की सारी चीज़ें जिसमें लिखी हुई होती हैं। एक डॉक्यूमेंट जैसे कंपनी के अंदर प्रोस्पेक्टस होते हैं, वैसे ही फर्म के अंदर क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड होती है। ठीक है। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो उस केस में पार्टनर्स क्या करते हैं, उस केस में सबसे पहला प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस पे। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में क्या होता है, मान लीजिए पार्टनर है फर्म के, ठीक है, वो फर्म को अपनी कैपिटल दे रहे हैं, तो डेफिनेटली भाई वो उस पर ब्याज चाहेंगे। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उसमें कोई भी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। इफ एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज अलाउड विल बी पेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। और अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड के अंदर ये कहा गया है कि हाँ इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस केस में मिलेगा, प्रॉफिट के केस में मिलेगा। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली बात तो अलाउड नहीं है अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो एब्सेंस है उस केस में। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ की जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में आप इंटरेस्ट देंगे, लॉस के केस में किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट जो पे नहीं किया जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है, एक तरीके से पर्सनल यूज़ के लिए अगर किसी पार्टनर ने कोई भी चीज़ निकाल ली है तो उस केस में क्या होगा, किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा ड्राइंग पर पार्टनर्स के थ्रू। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जो है उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज नहीं किया जाएगा। बात करते हैं किसी तरह का कोई भी सैलरी और कोई भी कमीशन क्लेम नहीं किया जाएगा, ना तो कोई सैलरी और ना ही कोई कमीशन जो है वो भी क्लेम नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंस है उस केस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन का। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि क्या इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन को हम सभी क्या समझ लेते हैं, एक समझ लेते हैं। और क्वेश्चन में जब आता है ना तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा था या इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कहा था। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भी पार्टनर, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल एडवांस मनी टू द फर्म एंड लोन। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी पार्टनर है, कभी कभी क्या होता है कि फर्म को ना पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो क्या होता है कि फर्म ना पार्टनर से ही लोन ले लिया जाता है।
उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये कहा जाता है कि कितने % से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो उस केस में 6% से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। एक नॉमिनल रेट फिक्स कर दी जाती है कि 6% से रेट जो है वो चार्ज किया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में है या ये लॉस के केस में भी होगा, जो 6% जो चार्ज किया जाएगा। ये प्रॉफिट और लॉस दोनों ही केसेस में आपसे जो है इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाता है। याद रखिएगा, प्रॉफिट के केस में भी और लॉस के केस में भी, दोनों ही केसेस में इंटरेस्ट ऑन लोन जो वो चार्ज किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब क्या है। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, ठीक है। एक पार्टनर ने 10 करोड़ कैपिटल लगाई, ठीक है। एक पार्टनर ने लगाए 10 लाख रुपए। क्या कहता है, अगर प्रोविज़न नहीं है किसका, पार्टनरशिप डीड का, तो उस केस में कहा जाता है, उस केस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी ना वो क्या होगी, वो होगी इक्वल। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर ने 10 करोड़ की कैपिटल लगाई, एक ने लगाई 10 लाख की, इनको प्रॉफिट हो जाता है मान लो 4 करोड़, तो उस केस में 2 करोड़ ये लेके जाएगा, 2 करोड़ ये लेके जाएगा, दोनों को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। किसी तरह का कोई भी यहाँ पर कोई भी जो है वो रेशो जो है वो नहीं यहाँ पर डिसाइड की गई है। ठीक है, उसके बाद ना मैंने यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, वो ये है, वैसे तो 5 ही पॉइंट हैं अगर एब्सेंस हो जाता है पार्टनरशिप डीड, लेकिन उस केस में मैंने यहाँ पर कुछ दिया है, वो ये है, पार्टनरशिप डीड ऑल्सो डिफाइन ए रेम्यूनरेशन और सैलरी ऑफ द पार्टनर एंड वर्किंग पार्टनर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि रेम्यूनरेशन के अंदर हम सैलरी को, बोनस को और कमीशन इन सभी को इंक्लूड करते हैं, जो कि पे किया जाता है पार्टनर्स को। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स क्या होते हैं, हम सभी जानते हैं पार्टनर्स क्या होते हैं, एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूटर होते हैं पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, और वो रिसीव करते हैं रेम्यूनरेशन। तो पार्टनरशिप डीड में ना लिखा जाता है, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है वेदर यू आर वर्किंग और नॉट, चाहे आप वर्किंग हैं चाहे आप वर्किंग नहीं हैं, चाहे आप एक्टिव पार्टनर हैं चाहे आप स्लीपिंग पार्टनर हैं। 2 तरह के पार्टनर होते हैं ना, एक्टिव और स्लीपिंग, आप सभी ने पढ़े होंगे। ठीक है, चाहे आप एक्टिव पार्टनर हैं चाहे आप स्लीपिंग पार्टनर हैं, ठीक है, आप सभी को रेम्यूनरेशन रिसीव, आप सभी को रेम्यूनरेशन जो हो पे किया जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन के अंदर आता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा या स्लीपिंग पार्टनर्स को, क्या सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को या फिर एक्टिव पार्टनर जो आपके वर्किंग नहीं है उनको भी, तो याद रखिएगा सभी को रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि जो आपका इंटरेस्ट जो होता है ना, वो भी उन सभी पार्टनर्स को दिया जाता है जो कि इन्वेस्ट करते हैं अपने किसी बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें सेम यही पॉइंट जो वो दिया गया है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर डाला था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, हमने टॉपिक पढ़ लिया, बात करते हैं हम क्वेश्चन की कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज इन अबाउट इज अबाउट द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर क्या इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। सबसे पहला पॉइंट उसने बोला कि इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी प्रोविजन जो है एब्सेंस है या पार्टनरशिप डीड नहीं है, ओनली वर्किंग पार्टनर इज एंटाइटल टू रेम्यूनरेशन, कि क्या सिर्फ और सिर्फ एक वर्किंग पार्टनर ही रेम्यूनरेशन पाएगा, ऐसा कहीं लिखा था? जी नहीं, मैंने अभी बताया, चाहे एक्टिव पार्टनर है, चाहे स्लीपिंग है, चाहे वर्किंग नहीं है, सभी को रेम्यूनरेशन जो है वो दिया जाता है। पहला पॉइंट, यहाँ से ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? सेकंड स्टेटमेंट कहती है एनी फर्म विच अर्न नॉर्मल प्रॉफिट हैज़ नो गुडविल। सेकंड स्टेटमेंट को हम बाद में पढ़ते हैं, थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। द बिजनेस ऑफ द फर्म मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। देखिए, अकॉर्डिंग टू 1932 पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप के अंदर अगर मान लीजिए 10 पार्टनर हैं तो 10 के 10 पार्टनर उस पार्टनरशिप को चला रहे हों, एक पार्टनर भी जो है वो पार्टनरशिप को चला सकता है। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि एक पार्टनरशिप के अंदर हम सभी जानते हैं बहुत सारे पार्टनर होते हैं। ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप को चलाएंगे। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है कि या तो एक सिंगल पार्टनर और या फिर सारे पार्टनर क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप को जो है वो चला सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक म्यूचुअल डिसीजन होता है सारे के सारे पार्टनर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। उसके बाद आपका आता है फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर ऑफ द फर्म शैल बी पेड इफ देर आर प्रॉफिट। मैंने अभी आपको बताए थे, 2 चीज़ें बताई थी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, कि सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया कितने % जाएगा, 6%, एक नॉमिनल रेट फिक्स की गई है। दूसरा, क्या ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में होगा? जी नहीं, अगर लॉस हुआ ना तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन जो है लोन पे करना पड़ेगा। क्लियर? अब बात करते हैं आपका जो मेन जो यहाँ पर ट्रू जो स्टेटमेंट है ना, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हुई, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हुई और ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हुई। इनमें से सही कौन सी है? ये स्टेटमेंट आपकी सही है। स्टेटमेंट क्या कहती है? एनी फर्म विच अर्न नॉर्मल प्रॉफिट हैज़ नो गुडविल। जो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है उसकी कोई गुडविल नहीं है। बिल्कुल सही कहा गया है। क्यों? देखिए,
मान लीजिए 3 कंपनी है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल अपनी ही तरफ से लेकर के आई हूँ। जैसे 3 कंपनी है, जियो है, एयरटेल है, एक तो जियो है आपकी, ठीक है, एक एयरटेल है आपकी, ठीक है, एक आपकी वोडाफोन है, ठीक है। मान लीजिए तीनों कंपनी आपकी मोबाइल कंपनियाँ हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो तीनों ही कंपनियों में से मेन जो कंपनी है वो कौन सी है, हम सभी जानते हैं जियो। इसी ने एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट की हुई है, जो एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होगी किसी केस में, ठीक है। बाकी सारे क्या हैं, बाकी सारे कॉम्पिटिटर हैं, बाकी सारे भी एक तरीके से पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं जियो के कंपेयर में आने के। लेकिन अगर बात की जाए जियो की, तो वही उसी ने ही आधे से ज़्यादा मार्केट को अपनी तरफ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसको भी हो रहा होगा, एयरटेल को भी और वोडा को भी हो रहा होगा और जियो को भी। तो क्या इस केस में सभी की गुडविल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एनी फर्म विच है अर्न नॉर्मल प्रॉफिट हैव नो गुडविल। कहने का मतलब ये होता है, गुडविल क्या होती है हम सभी को पता है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है गुडविल। गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। एक नाम है, एक रेपुटेशन है, एक वैल्यू है किसी फर्म की या किसी बिजनेस की, ठीक है। जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू है या उसकी फ्यूचर अर्निंग को बताती है कि हाँ भाई उसने, या फिर उसने पास्ट में कितनी अर्निंग की है, या फिर कोई भी मान लीजिए कोई भी ओल्ड बिजनेस है, ठीक है। हमारे जैसे बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो बहुत लंबे टाइम से सर्वाइव कर रही होती हैं मार्केट में, जो अच्छी अच्छी खासी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, जो एक बहुत लंबे टाइम से अपनी पब्लिक के अंदर एक अपनी इमेज बना के रखी हुई होती हैं, ठीक है। या तो वो लोकेशन के बेस पर हो सकती हैं या वो गुड्स और सर्विसेज के बेस पर हो सकती हैं, ठीक है, जो अर्न करती हैं मोर प्रॉफिट, ना कि नॉर्मल प्रॉफिट। मोर प्रॉफिट से यहाँ मतलब क्या है, यहाँ पर मोर प्रॉफिट से मतलब है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो गुडविल क्या होती है, गुडविल होती है कोई भी अच्छा नाम और कोई भी रेपुटेशन, वो किस बेस पर बनता है, वो बनता है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पर, ठीक है। तो कोई भी फर्म अगर मान लीजिए आपकी जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उस केस में उसकी कोई भी गुडविल जो है वो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल प्रॉफिट तो सारी ही फर्म्स जो है वो मेनली, अगर हम बात करें कंपटीशन के केस में, तो नॉर्मल प्रॉफिट तो सारी ही फर्म अर्न कर लेती हैं, ठीक है। हम इको में भी देखते हैं कि बाकी सारे जो मार्केट होते हैं वो सारे के सारे हमारे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कौन ले रहा होता है, वो ले रही होती है आपकी मोनोपोली। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में आपको क्या मिलती है, आपको गुडविल मिलती है। क्यों? क्योंकि गुडविल क्या है, रेप्यूटेशन है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है, आपकी एक रेप्यूटेशन है, वैल्यू है आपके मार्केट के अंदर, आपकी फर्म के अंदर, या बाकी सारी जो फर्म्स हैं उनके केस में। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये, बेशक ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी कि इस बेसिक कंसेप्ट के थ्रू आपको ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता पाऊँ कि क्वेश्चन किस तरीके से एनटीए नेट जो है वो पूछ रहा है, बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन को जो है वो फ्रेम कर रहा है, और हमें किस तरीके से क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको ये जो है वो टॉपिक क्लियर हुआ होगा।